एवरीबॉडी, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। पहली चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यानी अगर हमको किसी से कोई बातचीत करना है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो हमको भाषा की जरूरत है। तो भाषा क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन हो सकता है दो आदमियों के बीच में हो, एक आदमी और एक जानवर। हम अपने कुत्ते से बात कर रहे हैं, शू गया, वो समझ गया क्या करना है। या एक आदमी और एक मशीन के बीच में भी हो सकता है, या दो मशीनों के बीच में हो सकता है। तो कम्युनिकेशन होना है और कम्युनिकेशन के लिए भाषा होनी चाहिए। भाषा जरूरी नहीं है कि भाषा कोई लिखित वर्बल हो, इशारों की भी हो सकती है। क्यों भाई? आपने कहा यस सर। तो ये क्यों कहा? हमने आपसे पूछा तो नहीं था, हमने सिर्फ गर्दन उठाई थी और आपने कहा यस सर। तो आपने हमारे इशारा समझा, तभी तो भाषा का उसका जवाब दिया। अब आइए दूसरी चीज हम लोग देखें। लैंग्वेज से हटके एक जनरल बात करें तो हम ये देखते हैं कि एक आर्मी है, आर्मी का हेड ऑफिस यहां पर है और हमारी आर्मी की टुकड़ी यहां पर है। यहां पर हमने एक मशीन लगा रखी है सिग्नल्स भेजने की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने की। ये तार है, ये एक तार है, कनेक्शन है, और ये जैसे ही हम इधर टच करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है और दूसरी जगह जहां इसके अगेंस्ट बल्ब रखा है वो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो ये बल्ब ग्लो करा, ये भी तो एक सिग्नल का ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो थे हमारे आर्मी की टुकड़ी, इनको सिग्नल मिल गया। अब देखिए, सिग्नल जैसे ही इसको टच करेंगे सिग्नल जाएगा। हमने मान लिया कि 1 सेकेंड में हम इसको 8 बार टच कर सकते हैं, यानी 8 बार 1 सेकेंड में सिग्नल भेजा जा सकता है। एक सिग्नल 1/8 ऑफ अ स्लॉट में जा सकता है, 1/8 ऑफ अ सेकेंड के स्लॉट में जा सकता है। आइए हम लोग देखें ये 1/8 ऑफ अ स्लॉट क्या है। 1 2 3 4 5। अब देखिए, पहला स्लॉट में हमने इसको टच करा और सिग्नल यहां पे क्या गया, बल्ब जला, इन्होंने 1 नोट कर लिया। अगले स्लॉट में फिर हमने इसको टच कराया, दूसरी जगह सिग्नल दिया, इन्होंने इसको 1 नोट किया। अगला स्लॉट जो तीसरा स्लॉट है, इसमें हमने टच नहीं कराया। टच नहीं कराया तो भी यहां सिग्नल तो गया, मगर ये सिग्नल क्या गया कि हाँ भाई 0। अगला स्लॉट फिर टच कराया, 1 आया, फिर नहीं टच कराया 0, फिर नहीं टच कराया 0, फिर टच कराया 1 और फिर टच कराया 1। ये 8 कैरेक्टर का कोड 0 और 1 का बना हुआ इनको मिला। इन्होंने अपनी कोड डायरेक्टरी में देखा और इसका मतलब आया AR। अगला हमने सिग्नल भेजा 1 0 1 1 0 0 1 1। इनको इन्होंने कोड किया तो कहा R। फिर आया अगला, हमने ऐसे ही कोड भेजा U, फाइन। यहां वो समझ गए कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने फिर इसी तरीके से जवाब दिया, यहां पर इनके पास रिसीविंग एंड में है और इधर इन्होंने ये कोड किया। तो देखिए यहां पर सिग्नल कैसे जा रहा है, 0 और 1, यानी करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके द्वारा ये सिग्नलिंग हो रही है। यही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में लगाई गई। यहां देखिए करंट का फ्लो सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक सिग्नल। कंप्यूटर में क्या किया गया है कि कंप्यूटर में आप जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसमें सिर्फ और सिर्फ तार ही होते हैं, तारों के अलावा कुछ होता है नहीं। और इन्हीं तार में क्या जा सकता है, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज तो नहीं जा सकती ना। यहां पर ये 8 तार पैरेलल में लगे हैं, 8 तार पैरेलल। 12:01 1 सेकेंड पर इस वाले तार में करंट जा रहा था,
इसमें नहीं जा रहा था, इसमें जा रहा था, इसमें जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था, 1 2 3 4 और इसमें जा रहा था। तो देखिए ये इनके पास एक 8 कैरेक्टर का कोड पहुंचा। इस 8 कैरेक्टर का कोड का कुछ मतलब है। फिर अगर आप देखें 2 सेकंड के बाद अगला कुछ पहुंचा, ये पहुंचा। तो देखिए यहां पर भी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हो रहा है और किस फॉर्म में हो रहा है, 0 और 1 में, और वो पैरेलल लाइन 8 की जा रही है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग सिग्नल्स दे रहे हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 करंट के फ्लो और उसी पर निर्भर करता है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखिए कंप्यूटर की जो असली लैंग्वेज है उसको हम लोग कहते हैं मशीन नहीं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, गौर कीजिए, तो इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ओनली लैंग्वेज which is directly by the computer। और ये बनी काहे की है, मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ zeros and 1, zeros and ones, and that is why it is called machine language, या इसको दूसरा जो नाम है it is also called as binary language। binary language, ध्यान दीजिए, बाई का मतलब 2। आप लोग जो जनरल नंबर पढ़ते हैं वो कितने डिजिट्स होते हैं, 0 to 9, यानी कि ये 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स। और इसको आपका क्या कहलाती है, डिजिटल, आपका क्या है, 10 डिजिट डेसिमल लैंग्वेज है ना, मगर यहां 2 डिजिट है, इसलिए इसको आप बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए इट इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, इट इज मेड अप ऑफ zeros and 1 एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। ख्याल रखिए, हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो ये इससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये कोडेड फॉर्म की लैंग्वेज, मगर क्या करें, कंप्यूटर इसी को समझता है और हम लोग इंस्ट्रक्शन इसी फॉर्म में दे सकते हैं। 0 का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा और 1 का मतलब करंट फ्लो हो रहा। सिग्नल्स हम कैसे देंगे, 0 और 1 से, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर एक नौकर की तरह है और इस लैंग्वेज में कंप्यूटर को एक एक चीज समझानी पड़ेगी। यानी अगर आपको 2 और 5 ऐड करना है तो पहले तो 2 को आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी बाइनरी कोड है। फिर इस बाइनरी कोड को कंप्यूटर में बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर की ये मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। और देखिए जैसे कॉलोनी में हर कॉलोनी की बिल्डिंग है ये, और उसमें हर मकान है और हर मकान का कोई एड्रेस होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है और हर मेमोरी का कोई एड्रेस होता है, मेमोरी सेल का एक एड्रेस। तो अगर ये 2 आप रख रहे हैं तो आपको बताना होगा कि इसमें रखो। फिर आपने 5 का बाइनरी कोड दिया, उसको आपने बताया कि इसमें रखो। यही सिर्फ 2 और 5 को रखने के लिए आपको कई लाइन्स इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। मूव टू मेमोरी, आपको पता चला 7-8 लाइन आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ ये 2 को मेमोरी में रखने के लिए। इसके बाद कहा हमने कि मेमोरी नंबर, इस बॉक्स की वैल्यू लो, इस बॉक्स की वैल्यू लो और इसको ALU में भेजो। इसके लिए फिर आपको करीब 5-6 लाइन लिखना पड़ा। कंप्यूटर ऐड करना नहीं जानता। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको आप जो बताएंगे कैसे करना है वो आपसे तेज कर लेगी, मगर उसको आता कुछ नहीं। तो आपको ऐड करने के लिए फिर आपको 7-8-10 लाइन लिखना पड़ा, और फिर जो कैलकुलेशन हुआ उसको आपने फिर बताया कि इस मेमोरी बॉक्स में ऐसे रखो, और फिर वैल्यू को आउटपुट डिवाइस में।
कहने का मतलब है कि आपको 2 और 5 लिखने ऐड करने के लिए आपको पूरा करीब 1-2 पन्ना लिखना पड़ा, जो कि बहुत क्या हुआ अगर आप गौर करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है, एरर प्रोन है, एरर प्रोन का मतलब क्या? एरर का मतलब गलती। देखिए ये आपकी भाषा नहीं है, ये कोडेड फॉर्म की भाषा है, 0 और 1। इसमें आपने एक भी गलत 1 या 0 लिख दिया तो पूरी चीज गलत हो गई, और इस तरीके की गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्रोन का मतलब जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा। तो एक हो गया टाइम कंज्यूमिंग। सबसे पहली चीज आप लिखिएगा लेंदी बहुत है। लेंदी का मतलब बहुत लंबा हुआ, टाइम बहुत ज्यादा लगा, एरर प्रोन है, गलती होने की चांसेस बहुत है, और अगर गलती हुई तो गलती ढूंढना और उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर हम कहेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। ये सब समस्याएं हैं। और एक चीज और है, मान लिया आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में बनाया, बना लिया, प्रोग्राम परफेक्ट है, सैलरी का प्रोग्राम है, एकदम सही है, मगर दिसंबर आया, दिसंबर की सैलरी बन गई, जनवरी की सैलरी बनने वाली थी, और वैसे ही गवर्नमेंट का आया कि जो डीए है उसको 70% जो आप दे रहे हैं वो अब 85% दे। देखिए प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, मगर प्रोग्राम को आपको चेंज करना पड़ा, प्रोग्राम को अपडेट करना पड़ा, समय के साथ साथ आपको अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है। तो क्या ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अपडेशन आसान है? नहीं, इसमें कहां कहां चेंज करना है, क्योंकि सारा कुछ अगर गौर करिए तो 0 is 1, 0 और 1 लिखा है, तो इसमें अपडेशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट है। और इन सब समस्याओं की वजह से बहुत थोड़े से प्रोग्राम लोग बना पाते थे। भाषा बहुत जटिल है, इसलिए प्रॉब्लम्स को, बहुत छोटी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटराइज करने की सोचते थे। क्यों? क्योंकि एक तरफ भाषा की जटिलता और दूसरी तरफ अगर प्रॉब्लम की जटिलता भी ले लेंगे तो कहीं का नहीं रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रोग्राम्स को, छोटी प्रॉब्लम्स को ही कंप्यूटराइज करने की हिम्मत कर पाते थे। अब अगली, इसके बाद समय के साथ, अब आइए इसके बाद जो सेकेंड लैंग्वेजेस है, देखिए समस्या समस्या समस्या, मशीन लैंग्वेज में समस्या ही समस्या दिख रही थी, और समस्या ही समाधान की जननी। तो फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और दूसरे तरीके की लैंग्वेज डेवलप की, और उसको कहा असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज क्या थी? ये असेंबली लैंग्वेज 4 से 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड, कोड्स की बनी हुई थी। 4 से 6 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड की बनी थी। अल्फा न्यूमेरिक जैसा नाम बता रहा है, ये कोड क्या है? 2 चीजों के बने, अल्फाबेट्स और नंबर्स। जैसे AH006 ये एक कोई कोड है, FP96KR ये कुछ कोड है। जैसे मेमोरी को, एक वैल्यू को मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए ये कोड ले लिया। मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपने ये कोड ले लिया। हर कोड का कोई मतलब है। तो देखिए यहां पर ये 4 से 6 कैरेक्टर के अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की बनी है या सिंबल्स की बनी है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स या सिंबल्स। और इसीलिए असेंबली का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहलाता है। सिंबॉलिक। अब क्या हुआ?
साहब अगर आप गौर करें, इसको कंपेयर करें मशीन लैंग्वेज से, तो आप ये देख रहे थे कि मेमोरी में ले जाना है वैल्यू को, तो उसके लिए आपको 4-6 लाइन इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ा। इसके बजाय आपने क्या लिख दिया, AH006। मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको 4 से 6 कैरेक्टर लाइन लिखना पड़ा, 6 से लाइन लिखना पड़ा। इसके बजाय आपने ये लिख दिया, यानी कि कई लाइन बाइनरी कोड के बजाय आप एक अल्फान्यूमेरिक सिंबल इस्तेमाल कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आपको लिखना कम पड़ा, तो टाइम कम लगा। तो यहां पर आप कहेंगे लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस लेंदी, और लेंदी कम हुआ तो समय भी कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपको यहां पर जितना था, आप देख रहे थे 101110 सब ये लिखा है, क्या लिखा है बहुत क्लियर नहीं है, इतना ज्यादा लिखा है, गलती होने की बहुत चांसेस थी। मगर आपको गलती से, जैसे आप लिखे गए थे ए को बी से डिवाइड करना है, आप लिख गए थे, डिवाइड के बजाय आपको मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड के लिए मान लिया कोई कोड था AR962P, अब आपको इससे ही तो रिप्लेस करना है। आप ये ढूंढ सकते थे कि कहां पर लिखा है और इसको सिंपली यहां पे बदल सकते हैं, यानी कि गलती होने की चांसेस कम है, और अगर गलती हो गई तो गलती सुधारना आसान हो गया, गलती सुधारना भी आसान। अपडेशन, समय के साथ साथ प्रोग्राम में कोई चेंजेस करना है तो अपडेशन भी आसान। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो गई और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को अब कंप्यूटराइज करने की प्रोग्रामर्स हिम्मत करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आया, मॉडिफिकेशन, सारी चीजें आ सकी। पर अब यहां पे बात आती है कि क्या कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझता है? जी नहीं, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को जब बना था तब भी समझता है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। फिर असेंबली लैंग्वेज को क्या कंप्यूटर समझ पाएगा? नहीं। कंप्यूटर का अगर आप गौर करें तो ये हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे हम एक वर्ड है इंग्लिश का ओनोमोटोपी, और हम आपसे कहें कि इसका मतलब आप बताइए, आप कहेंगे नहीं मालूम। हम कहेंगे कल बताइएगा आप, मगर किसी से पूछिएगा नहीं। आप हमारा बात मान रखेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? आप लाइब्रेरी जाएंगे और वहां पर डिक्शनरी निकालेंगे। कौन सी? एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। उसमें यहां पर आपको ओनोमोटोपोई मिल जाएगा, और यहां पर उसकी इंग्लिश की हिंदी की मीनिंग मिलेगी। यानी कि आप गौर कीजिए कि आप डिक्शनरी में क्या है, एक टेबल है जिसमें इधर इंग्लिश का वर्ड लिखा है और यहां पर उसके इक्विवेलेंट हिंदी में का मतलब लिखा है, तो आप इसके सहारे इसका मतलब निकालें। इसी तरीके से इस डिक्शनरी को आप कह सकते हैं कि ये सिंबल है और इधर इसका इक्विवेलेंस है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है? सिंबल इक्विवेलेंस टेबल, सिंबल इक्विवेलेंस टेबल। कंप्यूटर के पास भी इसी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंबल इक्विवेलेंस टेबल होता है, जिसमें कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज को, आपने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंबल इक्विवेलेंस टेबल है, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया, और ये सिंबल इक्विवेलेंस टेबल इसको ट्रांसलेट करके हार्डवेयर के पास फाइनली जो भेजता है वो आपका क्या है? मशीन कोड। तो कंप्यूटर को तो मशीन कोड का अलग से भी एक असेंबलर नाम से मिलता है इस सॉफ्टवेयर, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में ही कोड मिलना है। अब देखिए, समय के साथ साथ अभी फिर समस्या, क्यों? क्योंकि ये पहली वाली ही वो थी मशीन लैंग्वेज, उसके मशीन कोड्स की लैंग्वेज जो कि बाइनरी कोडेड लैंग्वेज है। इसके बाद ये क्या है? ये सिंबॉलिक कोडेड ही लैंग्वेज है, और हम चाहते हैं और आसान। आसान का मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हो वो इंग्लिश टाइप सिंपल इंग्लिश में हो, और उसके लिए फिर दूसरा आगे बढ़े हम लोग, और एक नई लैंग्वेज आई, और उस कैटेगरी की लैंग्वेजेस को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज।
उस लैंग्वेज को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो थी ये सिंपल इंग्लिश लाइक थी। क्यों? सिंपल इंग्लिश लाइक थी और ये काफी आसान हो गई प्रोग्रामर्स के लिए ताकि वो इंस्ट्रक्शंस आसानी से दे सके और इसकी वजह से, इसके आ जाने की वजह से हम लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर से आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक, ये इसमें देखिए ये एक लैंग्वेज नहीं है और बहुत सारी लैंग्वेज जोड़ी है, मगर खास बात क्या है कि ये एक सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है। तो अब देखिए लैंग्वेज को अगर हम गौर करें तो लैंग्वेजेस को हम दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। आगे चलेंगे तो हम लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में तोड़ेंगे। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी आती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज और इधर आ गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज देखिए इसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है तभी इनको एक साथ रखा गया और इसमें कोई मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको अलग रखा गया। खास बात यह है कि ये सब सिंगल इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं और हम इसके बारे में भी आपसे डिफरेंस बात करेंगे। इसके हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वो है बेसिक है, कोबोल है और सबसे पुरानी जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स में आ रही है वो फोर्ट्रान है। इसी तरीके से सैकड़ों हाई लेवल लैंग्वेजेस बाजार में हैं, कुछ हटती हैं कुछ। हाँ, अब आइए अगला हम लोग जो पढ़ते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल के अंतर्गत हमने आपसे बताया था अभी कि मशीन और असेंबली आ गई और हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं सिंपल इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस। आप लोगों ने कहा सबसे पुरानी उसमें फोर्ट्रान है और ये सब है, उसके बारे में हम अभी आपको बात कर चुके हैं। आइए हम लोग बात करें एक चीज़, दोस्त क्या होता है। दोस्त वो है जो हमको समझे। तो यहाँ अगर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन की दोस्त है, मशीन फ्रेंडली, यानी कि ये वो लैंग्वेज है जिसको आसानी से कंप्यूटर या मशीन समझ सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन फ्रेंडली यानी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। दूसरी तरफ अगर हम कहें हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो हम उसको कहेंगे कि ये किसकी है, हम आसानी से समझ सकते हैं। हम कौन है, यूजर या प्रोग्रामर। तो हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज इज यूजर फ्रेंडली यानी इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। दूसरी तरफ हमने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी होती है, असेंबली कोड या बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। तो यानी कि ये क्या है, ये कोडेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। ये क्या है, कोडेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, कैसी है, सिंपल इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज। इसके बाद अगर आप देखिए तो आपको, अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज में दे रहे हैं तो आपने कटाकट 0 और 1 दिया और कंप्यूटर जो 0 और 1 की लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज को एकदम आसानी से समझ रहा है, उसमें बीच में कुछ नहीं चाहिए। जहां तक असेंबली लैंग्वेज में अलग से ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका बताया था सिंबल इक्विवेलेंस टेबल है, वो काफी हद तक उसको ट्रांसलेट कर देगा। यानी कि जो ये है आपकी, अगर गौर करें तो आपके पास नो ट्रांसलेटर और स्लाइट डिग्री ऑफ ट्रांसलेटर की जरूरत है, ट्रांसलेशन की जरूरत है। किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कोई बीच में नहीं है, सीधे समझ आ। मगर यहां हाई लेवल लैंग्वेज में है तो हाई लेवल लैंग्वेज आप देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज आप कंप्यूटर को अगर आप दे रहे हैं और ये आपका कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर इसको सीधे नहीं समझेगा और बीच में आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ये ट्रांसलेटर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को सुनेगा और उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड जनरेट कर देगा। यानी कंप्यूटर को हमेशा जो मिलेगा वो मशीन कोड ही मिलेगा, आप भले ही किसी भी लैंग्वेज में आप दें। तो यानी कहने का मतलब है कि यहां पर सेपरेट ट्रांसलेटर चाहिए हाई लेवल में। फिर इसके बाद एक और देखा कि आपने कंप्यूटर को
में असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया तो सीधे सीधे वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मगर यहां पर कंप्यूटर क्योंकि लो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, वो उसको समझाता है और एग्जीक्यूट कराता है। वी कैन नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट दिस हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। यहां पर फिर आपने देखा कि समस्या, आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, आपने फिर भी कहा कि इट इज वेरी लेंदी, एरर प्रोन, और एरर हो गई, एरर प्रोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एरर, गलती हो गई तो गलती ढूंढना और सुधारना बहुत मुश्किल है। डी का मतलब हटाना, बग का मतलब है कमी, गलती। तो यहां हमने कहा कि अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया है तो उसमें डीबगिंग का मतलब गलती ढूंढना, उसको निकालना, वो आसान नहीं है। लो लेवल में डीबगिंग इज नॉट इजी, मगर क्योंकि ये इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है, इसमें डीबगिंग कैसा है, आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर हम एक और बात बताएंगे कि देखिए, अगर आप गौर करें तो आपके पास अलग अलग कंपनियों के टीवी हैं। आपके पास किसका है, आपके पास सोनी का है, मेरे पास किसका है, मेरे पास फिलिप्स का है, इनके पास किसका है, इनके पास टीवीएस का है। इसका सर्किट अलग है, इसका सर्किट अलग है, इसका सर्किट अलग है। ऐसा नहीं है कि आप इसका बोर्ड इसमें लगा दें, इसका बोर्ड इसमें लगा दें, ये नहीं चलेगा। सारे टीवी का सर्किट अलग है, और अगर सर्किट अलग है तो इसकी मशीन लैंग्वेज भी अलग है। इसी तरीके से आप टीवी न कह के आप कहेंगे कंप्यूटर। हमारे पास ए कंप्यूटर है, दूसरा बी कंप्यूटर है, तीसरा सी कंप्यूटर है। तीनों अलग अलग कंपनियों ने बनाए हैं, और अगर तीनों ने को अलग कंपनियों ने बनाए हैं तो तीनों के सर्किट भी अलग हैं, और अगर सर्किट अलग है तो मशीन लैंग्वेज भी तीनों की अलग है। यूं आप और समझ लीजिए कि एक आईटीआई फैक्ट्री है, एक इलाहाबाद में है, एक आपकी कैलकाटा में है, और दूसरी आपकी मद्रास में। इलाहाबाद वाले वर्कर्स, इनकी देसी भाषा क्या है, लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। कैलकाटा वाले, उनकी लोकल भाषा क्या है, बंगाली है, और मद्रास वाले मद्रासी है। तो देखिए, लोकल भाषा इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। कहने का मतलब यह है कि अगर लोकल भाषा की आप बात करेंगे तो हर मशीन की मशीन लैंग्वेज अलग है, और अगर मशीन लैंग्वेज तीनों की अलग है तो अगर आपने प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है और ए कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखा है, किसमें लिखा है, मशीन लैंग्वेज, बीच में कोई नहीं है, सीधे सीधे ये इंस्ट्रक्शन ए को समझना है, ये ए को तो समझ लेगा। मगर क्या यही इंस्ट्रक्शन अगर हम बी को दें तो वो समझ पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये ए जो प्रोग्राम लिखा गया है ये इस मशीन के लिए लिखा है, इस मशीन के लिए नहीं, इस मशीन के लिए नहीं। इन लोगों की तीनों की मशीन लैंग्वेज अलग है। तो यहां पे कहा गया है कि मशीन डिपेंडेंट है। जो लो लेवल है वो हर मशीन की अलग है, तो हमने कहा कि ये मशीन डिपेंडेंट है। और आप अगर कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो जिस मशीन, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ए कंप्यूटर है तो हम ए की मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे, अगर बी कंप्यूटर है तो बी की मशीन लैंग्वेज। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि हार्डवेयर आपको मालूम होना चाहिए जिसके लिए आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो मशीन पर आधारित है, हर मशीन की लो लेवल अलग है। हार्डवेयर टू बी नोन, यानी कि स्पेसिफिक हार्डवेयर। यहां पर अगर आप इसमें देखें हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हमने कहा मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ध्यान देखिएगा, मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, हम इसको आपको यहीं पर समझाते हैं। हमने बात कर लिया, तीन कंप्यूटर हैं, ए, बी और सी। ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर, तीनों की सर्किट अलग है, तीनों की मशीन लैंग्वेज अलग है। अगर आपने लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा ए के लिए, तो ए ही पर चलेगा, ये बी पर नहीं चलेगा, सी पर नहीं चलेगा।
मगर हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम, एक कंप्यूटर के लिए लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में। क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता और इसमें आपको ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सुनता है ट्रांसलेटर और इस मशीन के आधार पर इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज। तो फाइनली ए को मशीन लैंग्वेज ही में इंस्ट्रक्शन मिला, मगर ए मशीन का ये जो प्रोग्राम लिखा गया है इसको इसने ट्रांसलेट करके भेज दिया। यहां पर क्या यही प्रोग्राम इस पर आप चला सकते हैं? बताएगी हां, क्योंकि हम यहां पर चला रहे हैं और इस ट्रांसलेटर ने जिम्मेदारी ले लिया है ट्रांसलेट करने की, तो यहां पर भी हम एक ट्रांसलेटर लगा देंगे और वो जिम्मेदारी ले लेगा ट्रांसलेट करने की। क्या इस पे चला सकते हैं? हां, यहां पर भी चल सकता है, वहां पर ट्रांसलेटर इसको कर देगा। आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे ये जो ITI है इसका कोलैबोरेशन चाइना से हो गया और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो चाइनीज आ गए। ये चाइनीज अगर इलाहाबाद की ITI में बोलना चाहेंगे तो क्या होगा? मिस्टर सुनील एक ट्रांसलेटर हैं, वो इस चाइनीज को ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में और हमारे वर्कर्स समझ जाएंगे। यही सारी स्पीच जब ये कैलकाटा गए तो यहां में मिस्टर बोस थे और उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। यहां पर जब गए मद्रास में तो मिस्टर चिंतामणि थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। कहने का मतलब है कि हर कंप्यूटर के पास अपना अलग ट्रांसलेटर है और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वही हाई लेवल लैंग्वेज इस पर भी चल गई, इस पर भी चल गई, इस पर भी चल गई। फर्क क्या हुआ? सिर्फ ट्रांसलेटर ने जिम्मेदारी ली। जहां तक लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो बीच में जब ट्रांसलेटर ही नहीं होता तो ट्रांसलेशन की बात ही नहीं होती और वो उस पर नहीं चलता है। तो कहने का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें किसी भी मशीन पर आप लिख सकते हैं प्रोग्राम और वो चल जाएगा। इस पर एक चीज आपको बता दूं मैं कि मान लिया हमारी और हमारे डायरेक्टर की ट्यूनिंग नहीं है, तो क्या मैं नौकरी यहां छोड़ दूं? हमने छोड़ दिया नौकरी और छोड़ने के बाद हमने दूसरी फर्म ज्वाइन किया। हम यहां पर मैंने एग्जामिनेशन का प्रोग्राम, सैलरी का प्रोग्राम, स्टोर को इन्वेंट्री कंट्रोल सारा हमने कंप्यूटराइज कर रखा था। बड़ी अच्छी मुझे 20 साल की एक्सपीरियंस थी मशीन लैंग्वेज का। जब दूसरी जगह वाले हमें मैनेजर ने हमको बुलाया और हमसे कहा कि दुगनी आपकी सैलरी देंगे, मैंने छोड़ दिया, मैं वहां गया। जब वहां मैं गया तो पहले दिन कॉफी चाय मिली, खूब नाश्ता वाश्ता मिला, कोई काम नहीं। दूसरे दिन कोई काम नहीं। तीसरे दिन उन्होंने एक छोटा सा काम दिया। मैं काम करने अंदर गया और जब अंदर गया तो देखा उनके यहाँ हमने अभी हमारा तजुर्बा था A कंप्यूटर का, वहां पर कौन सा मिला? B कंप्यूटर मिला। तो क्या जो हमारा काम करने का 30 साल का एक्सपीरियंस था लो लेवल लैंग्वेज में, क्या वो इस पर काम आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज मशीन स्पेसिफिक है, मशीन डिपेंडेंट है, वहां पर हमारा काम नहीं आ पाएगा। फिर साहब क्या है? अच्छा भाई पटा के रखो। साहब पटा के रखा हमने डायरेक्टर को। डायरेक्टर 2001 जनवरी आई, वो बहुत हमसे खुश थे और हमको उन्होंने चेंबर में बुलाया और कहा कि मिस्टर हसन, ये आपको हम नया कंप्यूटर दे रहे हैं, ये C कंप्यूटर जो कि लेटेस्ट है। आपने जो कंप्यूटर था वो आप A कर रहे थे, वो काफी पुराना हो गया। उन्होंने तो खुश होकर मुझे दिया, मगर मैं अपने बाल नोचने लगा। क्यों? क्योंकि हमने A कंप्यूटर पे जो सारे प्रोग्राम बनाए थे वो क्या C कंप्यूटर जो कि सैकड़ों गुना फास्ट है उस पर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो हमारे लिए तो उन्होंने खुश होके दिया, मगर हमारे लिए सारी समस्या हो गई। जहां तक अगर हाई लेवल लैंग्वेज में होता तो हम चाहे A से B पर स्विच होते, चाहे A से C पर स्विच होते, हमें प्रोग्राम लिखे हुए प्रोग्राम हमारे ये जो थे इसी पर चल जाते और इसका जो ट्रांसलेटर है वो इसको संभाल लेता। तो देखिए यहां पर अगला हम ये कहते हैं कि प्रोग्रामर की कार्य क्षमता, एक लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर की कार्य क्षमता किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर तक सीमित है।
जहां तक अगर हाई लेवल लैंग्वेज में है तो आपने जो प्रोग्राम लिखा वो आप किसी भी कंप्यूटर पर चला सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा और बहुत कुछ जरूरत नहीं। तो यहां पर हमने लिखा कि प्रोग्रामर्स स्किल, प्रोग्रामर की कार्य क्षमता किसी एक खास मशीन तक सीमित है, और यहां पे बताया कि कार्य क्षमता किसी सीमित नहीं है, किसी पर भी वो काम कर सकता है। अगला पॉइंट देखें तो फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप और विथ नहीं चलेगा, मगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखा और ये स्टेटमेंट कई इंस्ट्रक्शंस का है, तो यहां कहने का मतलब है फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन वी हैव टू गिव अ सेपरेट स्टेटमेंट। जहां तक आपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक सिंगल स्टेटमेंट में कई इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगली चीज जो है, हम लोग मेमोरी की बात करें तो देखिए यहां तक अगर आप गौर करें तो सारी लो लेवल लैंग्वेज की बुराइयां हैं। क्या है? एरर प्रोन है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, मशीन डिपेंडेंट है, डीबगिंग भी मुश्किल है, सारी बुराइयां हैं। मगर अगर आप गौर करें तो लो लेवल जो है वो आपकी मेमोरी एफिशिएंट है, यानी कि इस लो लेवल लैंग्वेज में आपने अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो कंप्यूटर ज्यादा फास्ट काम करता है। अरे क्यों ज्यादा फास्ट करता है? क्योंकि हमने बताया कि ये दोस्त है इसका, ये उसी लैंग्वेज में आपने इंस्ट्रक्शन दिए, और अगर उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो आसानी से समझ सकता है और काम करता है, तो ये ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। और जहां तक हाई लेवल लैंग्वेज में बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा है और वो जहां जैसे जी चाहे करेगा, तो यानी कि समय तो इसमें स्लो होगा ही। और एक तो देखिए ये आपको लो लेवल लैंग्वेज का एक फायदा आपको ये बताया कि लो लेवल लैंग्वेज इज मोर मेमोरी एफिशिएंट देन हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी और मेमोरी मैनेजमेंट लो लेवल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, जहां तक हाई लेवल लैंग्वेज में आप कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? सीपीयू को कंट्रोल करना है, ये एएलयू को, और ये सारी चीजें कंट्रोल आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में नहीं हो सकती। इसीलिए हम आपको बताएं, बाद में ये बातचीत सही हो गई है, हमने क्लासिफाई किया था कि दो तरीके के प्रोग्राम्स हैं, होते हैं एक सिस्टम प्रोग्राम और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी को कंट्रोल करने के होते हैं, यानी कि अगर आप गौर करें तो सिस्टम प्रोग्राम शुरुआत में सारे लो लेवल लैंग्वेज में बने, और हाई लेवल लैंग्वेज जो थे, हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो ये एक वरदान थी। किसके लिए? प्रोग्रामर्स के लिए। क्यों वरदान थी? क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, डिबगिंग कम हो गई, सिंपल इंग्लिश टाइप हो गई, तो ये वरदान हुई। मगर वरदान किसके लिए हुई? आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के लिए। पर सिस्टम प्रोग्रामर्स के लिए ये क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामर को आपको इंटरनल मेमोरी के बारे में बात करना होता है, कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट और इंटरनल सर्किटरी के बाद में होता है, उनको अभी शुरुआत में लो ही लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ी। जब बाद में सी और आई है, सी आई और जावा आया, तब उनको कुछ फ़ायदा हुआ, और नहीं तो ये आज आपको हमने लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिफरेंस बताया, और आज इतना ही। थैंक यू।